अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। इट्स ऑलवेज गुड टू बी बैक होम। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम लाइव फ्रॉम आवर कराची स्टूडियोज और मैं हूं सिद्रा इकबाल। पहले जी कल हमने देखा कि मुल्क भर में पीटीआई ने यौम तशक्कुर के तौर पे इसको मनाया और एक बड़ी तादाद में उनके हामी, उनके कारकुन और पाकिस्तानी यकीनन जो उनके सपोर्टर्स हैं वो शहर शहर बाहर निकले। सबसे बड़े जो ग्रुप्स थे वो नाज़िर तमाम बड़े शहरों में नजर आए, जिसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद शामिल है। आई वॉज इन इस्लामाबाद जब रात के वक्त ये वर्डिक्ट आया और हमने देखा कि बड़ी गहमा गहमी थी और यकीनन उनके लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन था। आई मीन इट इज लिटरली लाइक फॉर देम इट्स अ कंप्लीट टर्न अराउंड सर्कल। 3-4 महीने पहले की जो कहानी और अब ये वर्डिक्ट आना जो कि एक महफूज फैसला था, तकरीबन आते आते भी जी बहुत देर कर दी मेहरबान, आते आते तकरीबन 10:30 बजे रात के ये जब अनाउंस हुआ और फिर उसके बाद जो चहल पहल इस्लामाबाद में देखी गई, बिकॉज आई वॉज लिटरली क्लोजेस्ट टू द रेड जोन, तो हमने देखा कि फौरी तौर पे हल्फ उठाने की सेरेमनी, दिस दैट व्हाट नॉट। लेकिन एक अफसोसनाक बात यह थी कि सीएम पंजाब की ओथ टेकिंग सेरेमनी कंडक्टेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, इसको स्टेट टेलीविजन ने नहीं दिखाया। और कल भी मैंने ये मासूमाना सवाल अपने ट्विटर पे किया था कि क्या वजह हुई कि हमने ये सेरेमनी देखी, अगर बहुत लेट भी था तो इसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, ये एयर क्यों नहीं हुई। इस पे बहुत सारे खदशात है लोगों के। कुछ का ये भी मानना है कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इस बात की हिमायत में नहीं थी, बट दीज आर जस्ट ऑब्जर्वेशंस। एट बेस्ट ये कहा जा सकता है कि ये कयास आराई हैं। अच्छा जी, दूसरी तरफ कल हमने देखा जो मनाजिर असेंबली से, उसमें जी कोई कयास आराई नहीं थी। ऐसा लगता था कि एक तकरीरी मुकाबला है जिसमें पाकिस्तान की अदलिया को निशाने पे रखना है। अपना मौकफ बयान करते करते हमने देखा कि शहबाज शरीफ साहब यानी द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। वैसे शहबाज शरीफ साहब की पर्सनालिटी नहीं है कि वो अदलिया को या किसी भी इदारे को आड़े हाथों लें, तो वो बार बार यही कहते रहे कि मैं बहुत कुछ कहना चाह रहा हूं लेकिन मैं कहूंगा नहीं। और तमाम तज्जियाकारों ने अपने अपने अंदाज में उनके इस बयानिए को, इस तकरीर को सुना। लेकिन कल पूरा दिन बड़ी हलचल थी, यहां तक कि राना सनाउल्लाह साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने कहा है कि जी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने समरी का आगाज कर दिया है जिसके तहत पंजाब में गवर्नर राज लगाया जा सकता है। एक दफा फिर आपको बताते चलें कि ये यकीनन आइन के और दस्तूर के मुताबिक नहीं होगा। इसकी वजह ये कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कभी भी गवर्नर राज के लिए समरी इनिशिएट नहीं करती। अगर आप देखें तो ये यूजुअली इनिशिएटिव गवर्नर का होता है और ये समरी फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को भेजी जाती है। सो इट्स और दूसरा फिर ये भी कि शायद इसका ब्लो बैक बहुत ज्यादा, मेरे ख्याल में जोश खिताबत में वजीर दाखिला ने बहुत सारी बातें की, जिसमें उन्होंने ये भी कहा कि जी अगर मेरे पंजाब आने पे पाबंदी होगी तो फिर मैं इस्लामाबाद पे पाबंदियां लगाऊंगा और वहां पे चेयरमैन पीटीआई नहीं पहुंच सकेंगे। इस वक्त हमारे साथ फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद हैं, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, यकीनन पूछते हैं कि इस वक्त क्या सिनेरियो है पंजाब का। अस्सलाम वालेकुम फयाज साहब। फयाज साहब, हम देख रहे हैं कि इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि इंटीरियर मिनिस्ट्री ने एक समरी का आगाज कर दिया है और पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नर राज है। ऐसा करना सूबे के और खुसूसन क्या इसका इम्पैक्ट हो सकता है पीएमएल-एन पे आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें 17 जुलाई के इलेक्शन के बाद इनको लैला नजर आता है और मजनू नजर आती है वाली इनकी हालत बनी हुई है। ये मेंटली अपसेट हैं, इस वजह से ये उल्टी सीधी जो है ना बवेलियां मार रहे हैं। कानून और आइन बिल्कुल वाज़ेह है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि पाकिस्तान का जो वज़ीर दाखिला है शायद वो इंग्लिश में भी और उर्दू दोनों में जो है वो पढ़ लिख सही नहीं सकता। अगर वो शायद पंजाबी में उसको लिख के दे दें आइन तो शायद उसको समझ आ जाए। आइन का आर्टिकल 134 और आर्टिकल 112 ये दोनों गवर्नर राज और सूबाई असम्बली तोड़ने के हवाले से गवर्नर के इख्तियारात से मुतल्लिका है। दोनों में कैटेगोरिकली लिखा हुआ है कि गवर्नर राज उसी सूरत में लगेगा जब सूबाई हुकूमत आईनी तौर पर काम करने के काबिल नहीं होगी। वो आईनी हुकूमत नहीं होगी। फिर उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या है? वो ये है कि गवर्नर जो है वो जब असम्बली तोड़ेगा तो पहले अप्रूवल लेगा प्रेसिडेंट की जी। प्रेसिडेंट की अप्रूवल होगी तो जनाब फिर आपकी असम्बली वो तोड़ने के काबिल होगा, और वो भी उस सूरत में जब असम्बली गैर आईनी होगी। और असम्बली जब तोड़ेगा तो फिर 15 दिन के अंदर अंदर गवर्नर सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेगा। सुप्रीम कोर्ट उस रेफरेंस पे 30 दिन के अंदर अंदर फैसला करने की पाबंद होगी कि वो उसको एक्सेप्ट करे
या उसको रिजेक्ट करके असेंबली बहाल कर दे। जी अब उनसे पूछो कि इसमें राणा सनाउल्लाह का क्या किरदार है कि वो कहे कि यार दाखिला की तरफ से असेंबली तैयार हो रही है और मैं भेज रहा हूँ। इस अकल के अंधे को कुछ समझ नहीं आ रही। असल में 22 तारीख को इलेक्शन, 17 का इलेक्शन जीता, फिर 22 का इलेक्शन जीता, फिर उसके बाद परसों का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद ये ज़हनी तौर पे मखलूज हो चुके हैं। और इनके छोटेपन का अंदाजा आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया कि स्टेट टीवी जो है वो सदर मुमलकत की एक्टिविटी नहीं दिखा रहा जी, और सदर मुमलकत की भी वो एक्टिविटी कि जो बड़ी हाई लेवल की एक्टिविटी है। फयाज साहब, ना सिर्फ हाई लेवल की एक्टिविटी है, कल हम हैरान हैं कि असेंबली में यकीनन देखिए पार्लियामान में अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मौजूद हैं, लेकिन जो इदारों का वकार है, कल ऐसा लग रहा था, कई लोगों ने कहा कि एक तकरीरी मुकाबला चल रहा है पार्लियामान में जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमले या तनकीद या मुखालफत करनी है पाकिस्तान की अदलिया की। इस पे आपका क्या रद्द अमल है? बल्कि हम अपने व्यूअर्स को दिखाते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल के अपने खिताब में क्या कहा और उसके बाद मैं आपका कॉमेंट लूंगी इस पर। पिछली हुकूमत की तरह हम झूठ नहीं बोलेंगे, पिछली हुकूमत की तरह हम अवाम को लावारिस नहीं छोड़ेंगे, उनके हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान के अवाम को पता है कि पिछले 4 साल में खान साहब ने जो कर्ज जमा किया वो 1947 से लेके 2018 तक का पाकिस्तान का कर्ज एक तरफ और 2018 से लेके 2022 तक पाकिस्तान का कर्ज दूसरा तरफ। हमें अपना काम करना पड़ेगा जनाब स्पीकर, हमें अपॉलोजेटिक होने के लिए कोई जरूरत नहीं है। हमारा अगर हमने इस जो मुआशरे में जो मईशत में मसले हैं उनको सही करने हैं तो तगड़े होकर सही करना पड़ेगा, डट के मिल के इस मसला को हल करना पड़ेगा और अवाम को समझाना पड़ेगा कि जो गंद हम आज तक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो 4 साल में जमा हुआ है और 3 महीने में हम साफ नहीं कर सकते। जो गंद हम आज तक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो 4 साल में जमा हुआ है और 3 महीने में हम साफ नहीं कर सकते। जो आइन अच्छा जी, 14 साल में वैसे सिंध में और कराची में भी काफी गंद इकट्ठा हुआ है, वो भी साफ नहीं हो पा रहा। लेकिन बहरहाल जी क्या कहेंगे, इस वक्त भी कराची की जो सड़कें हैं उसमें गार्बेज भी है, सब चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेरे ख्याल में इशारा दिया जा रहा है वो अदलिया के हवाले से है और गुज़िश्ता हुकूमत के हवाले से है। फयाज साहब क्या कहेंगे इस बयान पे? लेकिन सिद्रा इसमें 2 चीजें हैं। ये बिलावल जरदारी, ये छोटू जरदारी कहता है हम इसको नहीं छोड़ेंगे उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। इनसे पूछो अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे जो है, ये कौन सी बातें कर रहे हैं। अवाम की नजरों में इनकी एक करतूत जो है ना वो बिल्कुल क्लियर कट है। और जो आज से 3 दिन पहले सिद्रा साहिबा इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल एडजेसेंट, बिल्कुल साथ जुड़ी हुई बिल्डिंग प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के इनके टॉप क्लास के 13 जनाब लीडर्स ने बेगम सफदर अवान की क़यादत में जो टेस्टिफाइड, रेक्टिफाइड, वेरीफाइड, प्योरीफाइड, सिंप्लीफाइड तयशुदा मुजरिमा है, उसी सुप्रीम कोर्ट की मुजरिमा है, इन्होंने उसकी क़यादत में बैठ के जो धमकियां दी, जो गालम गलौज की सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जजेस के ऊपर, अदारों के ऊपर, फोर्स के ऊपर, वो सारी दुनिया ने देखी। और मैं ये समझता हूं कि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के तोहिने अदालत के अंदर सारों को टाइट करना चाहिए और सबसे पहले तो इसकी जमानत कैंसिल करनी चाहिए। पॉलिटिकली क्या कहेंगे आप? मुझे बताएं कि इस वक्त पीडीएम यानी तमाम जो मुखालिफ हरीफ जमातें हैं पाकिस्तान की, यानी पीटीआई की अगर आप देखें जो इस वक्त हुकूमत में भी हैं, वो एक तरफ हैं, पीटीआई अलग है। पीटीआई ने भी बड़ा वाजे कर दिया है, हालांकि इलेक्शन जीत गए, सीएम आपके हैं यानी आपके मुंतखब करदा हैं, बट द पॉइंट स्टेज कि मुझे बताएं कि पीएमएलएन के पास और तमाम ओपोनेंट्स के पास अब सिवाय फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस करने के क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? मैं सीधा आपके सामने सिर्फ एक बात रखूंगा, चलो हमारी गैर आईनी तरीके से हुकूमत हटाई गई, गैर कानूनी तरीके से हुकूमत हटाई गई, हमारे खिलाफ साजिश की गई, हमारा हक मारा गया, सब कुछ किया गया, लेकिन अगर ये सब कुछ करने के बाद हुकूमत ठीक चल रही होती, 6% जीडीपी ग्रोथ रेट से 7% जीडीपी ग्रोथ रेट जा रहा होता, 4.4% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट से 5.4% जनाब ग्रोथ रेट जा रहा होता, 7.2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट से 9.2 इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट जा रहा होता, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जनाब ग्रोथ रेट आपका 11.2 से 13.2 जा रहा होता, आपका 3200 से हमने 3200 बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त इकोनॉमिकली सबसे ज्यादा हिट पाकिस्तान ने ली है। असल चीज ये है कि इकोनॉमिकली बेड़ा गर्क हो गया है, पाकिस्तान चल ही नहीं रहा, पाकिस्तान डूब चुका है इकोनॉमिकली, और रियासतें और माशरे और मुल्क
اکنامکلی چلتے ہیں. فیاض آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. مجھے بتائیں پولیٹیکلی واٹ از دا اسٹیپ وے فارورڈ, کیونکہ سوال یہ ہے اس وقت دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی فار اے لاٹ آف پیپل دے سے دے ہیو نتھنگ ٹو لوز. ان کے پاس جو منسٹریز ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے. اب وفاق میں جو حکومت ہے اب ان کا ویسے ہی ایک ان نیچرل الائنس تھا صرف اور صرف اس چیز پہ بیس کہ پی ٹی آئی کی مخالفت کرنی ہے. کیا کس طرح یہ الائنس قائم رہے گا اینڈ واٹ آر دا اسٹیپس, واٹ آر دا آپشنز دیٹ دے ہیو؟ دیکھیں میری رات کی رپورٹ یہ ہے کہ اصل پرابلم ہے آرمی چیف کی تعیناتی کا ایشو ہے جی, جس کی وجہ سے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ چاہتے نہیں ہے کہ جناب ایسی جلدی حکومت کرائی جائے, اکتوبر میں الیکشن کروایا جائے, اس پہ عمران خان صاحب 3/3 میجورٹی میں آ جائیں گے اور پھر ان کے لیے پرابلم ہوگی. انہوں نے کوئی ایک فارمولا طے کیا, یہ بڑی بریکنگ نیوز میں آپ کو دے رہا ہوں, اس سے پہلے شاید کسی ٹی وی چینل میں ابھی تک یہ چلی نہیں ہے. میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے یہ فارمولا طے کیا ہے کہ کوئی کمیٹی ایک بنا دی جائے جس میں سٹنگ آرمی چیف ہو, جس میں جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف ہو, جس میں دونوں سروسز چیف ہو, اور 4 یہ ہو جائے اور تقریباً 3 سے 4 سابق جو ہے وہ 4 اسٹار جنرل ہو جائیں, جسٹ لائک جنرل کیانی, جنرل راحیل شریف اور اس طرح کے. ان کی ایک کمیٹی بنا دی جائے, یہ جس کو بھی نامینیٹ کرتی ہے سینئر موسٹ جو ہے نا وہ 4-5 میں سے کسی کو بھی, اس کو آرمی چیف کا اعلان کر دیا جائے. انہوں نے کوئی فارمولا ایک ایسا ڈسکشن ہو رہی ہے. ادروائز اسٹیبلشمنٹ بھی جان چکی ہے, آرمی چیف بھی جان چکا ہے, پوری اسٹیبلشمنٹ جان چکی ہے کہ ان نکموں اور نااہلوں کے بس کی بات نہیں ہے پاکستان کی حکومت, پاکستان کی معیشت, پاکستان کی اکانومی چلانا. اور جتنا برے طریقے سے یہ چیری بلاسم پرائم منسٹر شہباز شریف فلاپ ہوا ہے, آپ یقین جانے دنیا کا اور کوئی بات ایکسپوز اور فلاپ ہوا. ایک آخری سوال مجھے بتائیں کہ سی ایم شپ پنجاب کی پی ٹی آئی کی طرف سے جو پروپوز کی گئی ویسا ہو گیا, لیکن کیا آپ واقعی فلی آپ کو اس بات پہ کانفیڈنس ہے کہ جب الیکشنز ہوں گے تو پی ٹی آئی 2/3 میجورٹی لے کے آئے گی؟ کیونکہ بہت سارے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے اٹ ول بی اے ہنگ پارلیمنٹ, ایک کسی بھی جماعت کے پاس یہ قوت موجود نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے؟ ذرا آپ مجھے بتائیں, آپ ماشاءاللہ کتنے سینئر جرنلسٹ ہیں, سارا دن پولیٹیکل جو ہے نا وہ کوریج بھی کرتی ہیں. اس وقت 80% پہ پی ٹی آئی ہے اور 20% پہ باقی ساری یہ آل پاکستان لوٹ مار ایسوسیشن والی پارٹی ہے. یہ جو بھی انتخاب ہوا ہے نا, یہ تو ان کو پاکستان کے ہر ادارے نے سپورٹ کیا ہے, تو تب جا کے پھر بھی یہ جو ہے نا 2 سیٹیں جو ہے نا جیت سکے ہیں. 17 سیٹیں ہم نے جیتی ہیں, 2 تو زبردستی ان کو جو ہے نا دلوائی گئی ہیں. اس وقت اللہ پاک کی کرم سے الیکشن ہوگا. پوری پاکستان کی قوم متحد اور متفق ہے کہ عمران خان سے بہتر کوئی لیڈرشپ نہیں ہے کہ پاکستان کو غیرت, خودداری, سالمیت اور بقا کے لیے اور اکانومی کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے. فیاض ایک آخری چھوٹا سا سوال مجھے بتائیے کہ جو یعنی فار ایگزامپل اگر آپ 2/3 میجورٹی لے کے پی ٹی آئی آتی بھی ہے, پروونشل حکومتیں اگر دوسری جماعتوں کے پاس ہوں گی, خصوصاً اگر سندھ کی بات کی جائے, پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ لوگ ساتھ کیسے چلیں گے؟ الائنس کیسے بنے گی اس وقت؟ تو پہلے بھی تو چل ہی رہے تھے نا. سر کیسے چل رہے تھے؟ ہم تو یہاں ہمیں پتا ہے کہ کس طرح چل رہے تھے. ابھی اگر 6% جی ڈی پی گروتھ ہم لے کے آئے باوجود 2 سال کووڈ-19 کے, اگر ہم 3200 ارب سے ٹیکس کلیکشن 6200 ارب تک لے کے آئے باوجود سندھ حکومت کے اور کووڈ-19 کے, اگر ہم $32 ارب پہ ایکسپورٹ لیول, لیکن اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ دیکھیں. ایک بات آپ کی تمام باتوں سے میں متفق ہوں, کراچی والے ناراض اس بات سے ہیں کہ 3.5 سال میں دین پرائم منسٹر آف پاکستان ایک دن بھی ہمارے پاس نہیں رکے تھے, کراچی پہ فوکس نہیں تھا. چلے مان لینا, ہائنڈ سائڈ میں یہ تو دیکھیں اب کرنا پڑے گا. میں اس کی وجہ بتا دوں. دیکھیں اس میں بنیادی طور پہ ایم کیو ایم ہمارے ساتھ الائی تھی, ایم کیو ایم کی بنتی نہیں تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ, وہ بہت سے ایشوز تھے. جب 2/3 میجورٹی ہولی سولی پی ٹی آئی کی ہوگی, ہم نے تو پچھلی حکومت کیا کی, ہم تو جناب بلیک میلنگ کے شکار ہوتے رہے فرام ڈے فرسٹ سے. ٹھیک ہے فیاض, انشاءاللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں جی کہ پاکستان کی بقا یقیناً ہے تو ہم سب ہیں, اور پاکستان کی سالمیت کے لیے ایک پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے, ایٹ لیسٹ آن دا ڈیٹس آف نیشنل الیکشنز, اور ہاؤ ایور دا تھنگز ہیو ٹو موو فارورڈ.